Welcome dear student. We will discuss on the topic of production technology for cultivation of banana which is related to the agriculture second year student. आज हम बात करेंगे बनाना केले की खेती के ऊपर। तो बनाना में जो बनाना का बॉटनिकल नेम है वो मूजा पैरा डिसियाका फैमिली म्यूजेसी। और अगर हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 2n22 और डिप्लॉइड 22 और 3n33 ट्रिप्लॉइड। डिप्लॉइड में कभी कभी सीड बन सकता है जबकि ट्रिप्लॉइड में सीड नहीं बनता। तो जो डेजर्ट फूड है, डेजर्ट फ्रूट है, वो 3n होता है और इसका क्रोमोसोम नंबर 3n नंबर 33 है। ये हमारा बहुत ही वैल्यूएबल क्रॉप है। ये चौथी एग्रीकल्चर कमोडिटी है आफ्टर पैडी व्हीट एंड मिल्क प्रोडक्ट। ये चौथी कमोडिटी है जिसका टर्मिनल वैल्यू चौथा है और ये स्टेपल फूड है, मुख्य फूड है अफ्रीकन कंट्रीज का। और कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट इससे मिलता है। विटामिन सी और मिनरल्स का रिच सोर्स है। और इसकी पत्तियां अगर धार्मिक कार्य में हम इस्तेमाल देखें तो धार्मिक इंपॉर्टेंस भी इसकी पत्तियों की है। इसको पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि इसके प्लांट को एक बार आप समझ लें। इसका जो प्रोपगेशन है वो राइजोम से होता है, राइजोम। और राइजोम अंडरग्राउंड रियल स्टेम है। राइजोम इज ए रियल स्टेम, अंडरग्राउंड रियल स्टेम। और ये जो आपको इसके ऊपर एक हरा तना दिखता है दैट इज सूडो स्टेम और फॉल्स स्टेम, झूठा तना है जो लीफ सीथ या मयान, तलवार की मयान होती है, इसी तरह का ये मयान होती है। और रियल स्टेम से इसका इन्फ्लोरेसेंस बाहर निकलता है। इन्फ्लोरेसेंस अंडरग्राउंड रियल स्टेम से बनता है और इस म्यान में अंदर होता हुआ बाहर निकलता है इन्फ्लोरेसेंस, जिसे स्पेथ भी कहते हैं, स्पेथ या मुकुट। ये सूडोस्टेम, ये पत्तियों का बुना हुआ एक कवर लीफ सीथ कहलाता है। और इसका प्रोपगेशन राइजोम से होता है। राइजोम के साथ सकर्स बनते हैं और इसका प्रोपगेशन सकर्स के द्वारा होता है। सकर्स दो तरह के होते हैं, वाटर सकर और शॉर्ट सकर। इसका जो प्रोडक्टिविटी है या जो प्रोडक्शन है या जो प्रोपगेशन है हम शॉर्ट सकर से लेते हैं, जिनकी तलवारें, जिनकी पत्तियां नुकीली और पतली होती है। वाटर सकर से इसका प्रोडक्शन हमको नहीं मिलता। अब बात करते हैं क्रॉप के ऊपर। तो आज का टॉपिक है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर कल्टीवेशन ऑफ बनाना मूजा पैरा डिसियाका फैमिली मूजेसी। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया। 2n नंबर 22 डिप्लॉयड, 3n नंबर 33, मतलब n बराबर 11, 2n बराबर 22 और 3n बराबर 33 ट्रिप्लॉयड। इसका जो फ्रूट है वो डेजर्ट एडिबल है, खाने के बाद मिठाई की तरह इसको हम खाते हैं। evergreen perennial plant and soft stem of 2 to 6 meter height। evergreen plant है
जिसका स्टेम सॉफ्ट है और इसकी हाइट 2 से 6 मीटर लंबी है। इट इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया एंड स्टेपल फूड फॉर एशियन एंड अफ्रीकन पीपल्स। ये भारत में बहुत ज्यादा एरिया में इसको लगाया जाता है और एशियन और अफ्रीकन पीपल्स के लिए एक मुख्य भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। बनाना इज फोर्थ इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन टर्म ऑफ ग्रोथ वैल्यू, exceeded only by paddy, wheat and milk products। चौथा मुख्य स्रोत है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में गेहूं, चावल और मिल्क प्रोडक्ट के बाद। इट इज रिच इन इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स विद ए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 67 to 137 पर 100 ग्राम फ्रूट। आसानी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट इससे हमें मिलते हैं और अगर हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो 67 से लेके 137 कैलोरी मिलती है पर 100 ग्राम फ्रूट से। इट इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड मिनरल्स। ये एक अच्छा मुख्य स्रोत है विटामिन सी और मिनरल का। इन इंडिया बनाना कंट्रीब्यूट्स टू 31.72% ऑफ टोटल फूड प्रोडक्शन। भारत में जितना फूड प्रोडक्शन होता है, फूड प्रोडक्शन का 31.72% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ केले का है। India is the largest producer of banana in the world। केले के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है और केले का लार्जेस्ट उत्पादक है। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल आर मेजर ग्रोइंग स्टेट्स। ये जितने स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल आर मेजर ग्रोइंग स्टेट्स। ये सारे मेजर ग्रोइंग स्टेट्स हैं केले के लिए। द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी बी 52.18 टन्स पर हेक्टेयर। जो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है वो महाराष्ट्र की है जिसका प्रोडक्टिविटी है 52.18 टन पर हेक्टेयर। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो बाद वाला स्टेट है वो है गुजरात जिसकी प्रोडक्टिविटी है 40 टन पर हेक्टेयर। वी विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं बनाना कल्टीवेशन की और अभी जो हमने बात की वो इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल। क्लाइमेट एंड सॉइल। माइल्ड क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर बनाना कल्टीवेशन। जो मध्यम जलवायु है वो उनके लिए अच्छी है बनाना कल्टीवेशन के लिए। बनाना कल्टीवेशन के लिए अधिक पानी चाहिए और शुष्क जलवायु नहीं चाहिए। Then humid subtropical to semi-arid subtropics up to 2000 मीटर 2000 मीटर BC लेवल। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक हम इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं। टेम्परेचर की जो रेंज है वो 15 डिग्री से 35 सेंटीग्रेड, 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए फेवरेबल सुटेबल टेम्परेचर है। रेनफॉल 500 से 2000 mm पर ईयर, 500 to 2000 mm पर ईयर। बनाना कैन बी ग्रोन इन ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल्स। बनाना की खेती को हम हर तरह की मृदा में कर सकते हैं। हैविंग गुड ड्रेनेज, जिसका जल निकास अच्छा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर क्रॉप के लिए उचित जल निकास की आवश्यकता होती है। Sandy loam soils grow plants faster।
जो सैंडी सॉइल है, बलुई दोमट मिट्टी है, उसमें जो प्लांट की ग्रोथ है वो तेज होगी कंपेयर टू क्ले सॉइल। जो हैवी सॉइल है उनके मुकाबले जो बलुई दोमट है उसमें जो इसकी ग्रोथ है वो तेज होगी। pH 6.5 to 7.5 इज ऑप्टिमम फॉर इट्स कल्टीवेशन। अगर सॉइल pH की बात करें तो इसके लिए 6.5 से 7.5, 7.6.2 6.5 to 7.5 is suitable for its cultivation। वैरायटीज की अगर हम बात करें तो बहुत गिनी चुनी वैरायटी है। ड्वार्फ कैवेंडिश, रबस्टा, ग्रांड नैने, ट्रिपल वन का मतलब है कि 3 पार्ट फीमेल के। रबस्टा डबल ए बी, 2 पार्ट फीमेल 1 पार्ट मेल। ओवन, नेंद्रन, हिल बनाना, रेड बनाना। ट्रिपल ए लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय वाली वैरायटी है, 16 महीने इसका क्रॉप ड्यूरेशन है। रेड स्किन, इसका जो छिलका है वो लाल कलर का, रेड बनाना। हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो कुछ हाइब्रिड इसमें डेवलप हुए हैं, जैसे H1, H2, CO1, SHIA1, गोल्ड फिंगर। ये कुछ हाइब्रिड्स हैं जो बनाना में है। देन प्रोडक्शन सिस्टम, अगर हम प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ बनाना की बात करें तो 3 प्रोडक्शन सिस्टम इसमें फॉलो किए जाते हैं। बैकयार्ड कल्टीवेशन, घर के पीछे खेती करना, बैकयार्ड कल्टीवेशन, और इसको आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। मिक्स्ड कल्टीवेशन, किसी क्रॉप के साथ कोई खेती करना मिक्स्ड कल्टीवेशन कहलाता है। इन कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला में ग्रोज इन एरिकानट, सुपारी के साथ, और कोकोनट। एरिकानट और कोकोनट के प्लांटेशन के साथ इसकी खेती हम करते हैं। मिक्स कल्टीवेशन में आपने कर लिया इंटरक्रॉपिंग विद जिंजर। अगर आप मिक्स कल्टीवेशन की बात करें तो सुपारी और नारियल के साथ, और मिक्स कल्टीवेशन की हम बात करें, इंटरक्रॉपिंग की अगर बात करें तो अदरक, हल्दी, कॉटन और अदर वेजिटेबल्स के साथ इसका इंटरक्रॉपिंग हम कर सकते हैं। देन मल्टी स्टोरी सिस्टम, एक ज्यादा हाइट, उसके बाद कम हाइट, उसके बाद और कम हाइट, ऐसी खेती मल्टी स्टोरी कल्टीवेशन कहलाती है। मल्टी स्टोरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो कर्नाटका, केरला में सबसे ऊंची हाइट के प्लांट कोकोनट, नारियल, एरिकानट, सुपारी, ये सबसे ऊंची वाली स्टोरी। देन बनाना, उसके बाद केले को। देन कैपियोका माने साबूदाना, और कैपियोका के बाद हल्दी, अदरक और गार्लिक, लहसुन। ये मल्टी स्टोरी सिस्टम सबसे ऊपर ज्यादा हाइट सुपारी, नारियल, उसके बाद कम हाइट केला, उसके बाद कम हाइट साबूदाना, और उसके बाद और कम हाइट हल्दी, अदरक और लहसुन। ऐसे सिस्टम को हम मल्टी स्टोरी सिस्टम कहते हैं। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं बनाना कल्टीवेशन की, और बनाना कल्टीवेशन में हम लोगों ने बात की प्लांटिंग सिस्टम की। कल्टीवेशन सिस्टम की बात करते हैं प्रोपोगेशन की। तो जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका प्रोपोगेशन हम राइजोम और सकर्स से करते हैं, जो कि राइजोम का पार्ट है। सकर्स में भी शॉर्ट सकर, वाटर सकर का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव होते हैं, और शॉर्ट सकर की पहचान है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो भालीनुमा होती हैं, और 500 ग्राम से 750 ग्राम वजन का जो सकर है वो होना चाहिए। तो प्रोपोगेशन विद बाय सकर्स, शॉर्ट विद लैंसियुलेट लीव्स, रेंज 500 से 750 ग्राम, 500 ग्राम टू 750 ग्राम। बात करते हैं टाइम ऑफ प्लांटिंग की। तो बनाना के केस में पूरे देश में इसका कल्टीवेशन होता है, और अकॉर्डिंग टू वेराइटी, अकॉर्डिंग टू
जो वैरायटी है उसके आधार पे हम पूरे साल के आधार पे भी हम पूरे साल में कभी भी इसकी खेती कर सकते हैं। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो जो वैरायटी है ड्वार्फ कैवेंडिश और नेंद्रन आर प्लांटेड फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल, वाइल जबकि कोवन इन नवंबर और दिसंबर। तो आप देखें कि अगर हम तमिलनाडु में इसकी खेती कर रहे हैं और एक ड्वार्फ कैवेंडिश और नेंद्रन वैरायटी को ले रहे हैं, उनकी प्लांटिंग आपको करनी है फरवरी से अप्रैल तक, और अगर कोवन वैरायटी आप कर रहे हैं तो उसको नवंबर दिसंबर में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। इन महाराष्ट्र 2 डिफरेंट सीजन फॉर इट्स प्लांटेशन, इट्स सोइंग, दैट इज सितंबर और अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर एंड जुलाई टू जून। ये महाराष्ट्र के केस में प्लांटिंग डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो लंबी ऊंची वैरायटी है, टॉल वैरायटीज है, उनके लिए प्लांटिंग डिस्टेंस 2.1 मीटर इज 2.1 मीटर, एंड अगर जो ड्वार्फ वैरायटी है उनके लिए 1.8 मीटर इज टू 1.8 मीटर। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ प्लांटिंग की। इसके लिए हमें पिट्स 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोद लेने हैं। पिट्स 60 by 60 by 60 are dug and filled while mixture of soil, sand and FYM in a ratio 1:1:1। अगर हम 60 by 60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोद रहे हैं तो जो गड्ढे खोदने के बाद कंपोस्ट जो मिक्सचर है गड्ढे के लिए मिक्सचर है वो सैंड, सॉइल और FYM का 1:1:1 में मिलाना होगा। शकर्स आर प्लांटेड इन सेंटर ऑफ द पिट। तो जो शक्कर आपने लिया है, सॉल्ट शक्कर, उसको गड्ढे के बीच में आपको रखना है और ठीक से मिट्टी को दबा देना है और पानी दे देना। इन गुजरात एंड महाराष्ट्र फरो प्लांटिंग इज प्रैक्टिस। अभी हम बात कर रहे थे गड्ढे खोद के आपको लगाना है, लेकिन अगर गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो मैन, डोली, फरो सिस्टम में भी इसकी प्लांटिंग की जाती है। मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन। बनाना एक हैवी फीडर क्रॉप है जिसको न्यूट्रिएंट की, मिनरल्स की ज्यादा जरूरत है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो 20 से 30% तक का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सिर्फ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर पे इसका खर्च हो जाता है। तो अगर इसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट देखें तो 100 ग्राम पर प्लांट, फास्फोरस का देखें तो 50 से 95 ग्राम पर प्लांट, और अगर पोटास का देखें तो 200 से 300 ग्राम पर प्लांट इसकी जरूरत है, जो हमें 2 स्प्लिट डोजेज में, 2 बराबर की डोजेज में देना है। पहली ग्रोथ पीरियड में और दूसरी रिप्रोडक्टिव पीरियड में। जब आपका ग्रोथ है उस पीरियड में आपको पहली डोज देनी है। इन तीनों जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको बराबर 2 भागों में आपको बांट लेना है। पहली को ग्रोथ पीरियड में देना है और दूसरी को आपको जब डेवलपमेंट स्टेज हो, जब फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होने वाली हो, जिससे जो प्लांट का फ्रूटिंग है उसको बेहतर आप कर सकें। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें ड्रिप सिस्टम, जहाँ पे पानी कम है उसके रिजल्ट बेहतर आए, तो महाराष्ट्र में बहुत ही कॉमन है। ड्रिप सिस्टम को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर पानी की बहुत अधिकता है तो फ्लड इरिगेशन से भी हम इसको सिंचाई दे सकते हैं। लास्ट वन इज वीड मैनेजमेंट। तो वीड किसी भी क्रॉप के लिए बहुत ही हार्मफुल है, पर्टिकुलरली बनाना। 6 महीने की ग्रोथ के बाद प्लांट में अगर आपकी फील्ड में वीड है तो उसको आपको कंट्रोल करना ही होगा, चाहे आप मल्चिंग करें, चाहे आप इंटरकल्चरल ऑपरेशन करें, चाहे आप काउपी के साथ इसका इंटरक्रॉपिंग करें। और एक इफेक्टिवली केमिकल कंट्रोल है ग्लाइसेल का 0.4% का अगर आप इसमें अप्लाई कर देते हैं तो वीड को आप मार सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अल्टीमेटली फाइनली जो आपकी यील्ड है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, उसको आप बेहतर कर सकते हैं वीड कंट्रोल के थ्रू। अगर वीड को आपने कंट्रोल नहीं किया तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, वो डिक्लाइन कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अभी नेक्स्ट जो चीजें हैं वो अगले लेक्चर। डियर स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं बनाना कल्टीवेशन की। अब इसमें हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इन जनरल बेस्ड
on number of days from emergence, peel, pulp and peel ratio dullness of fruit skin and other as index for banana harvest। बनाना के फ्रूट को आपको कब हार्वेस्ट करना है, इसके लिए 3-4 इंडेक्स है, जैसे इमर्जेंस ऑफ फ्लावरिंग, और उसमें लगभग 90 से 150 के दिन के बाद आपको जो उसका बंच है उसे हार्वेस्ट कर लेना है। दूसरा है पल्प पील रेशियो, गूदा और छिलके का अनुपात। डलनेस ऑफ फ्रूट स्किन, जो फल की जो स्किन है उसके डलनेस के ऊपर, एंड अडर एज इंडेक्स, और सुगंध के आधार पे आप पता लगा सकते हैं कि आपके फ्रूट को हार्वेस्टिंग का समय हो गया कि नहीं। अच्छा, जो इंडिविजुअल फ्रूट है उसको हम फिंगर बोलते हैं, और उनके फिंगर्स के अरेंज गुच्छे को आप बंच ऑफ फिंगर्स बोलते हैं, बंच बोलते हैं। It takes 90 to 150 days depending on the variety for bunch development। इसमें लगभग इमरजेंसी से लेके और हार्वेस्टिंग तक 90 से 150 दिन लग जाते हैं, ये डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर। इथाइलिन इज जनरेटेड इन ए रूम टू गिव यूनिफॉर्म राइपनिंग। अगर हम इथाइलिन से ट्रीट कर रहे हैं और एक बंद कमरे में इथाइलिन को लगा देते हैं तो जो पकने की प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म होती है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे आपने कोई फल ज्यादा पक गए, कोई फल कम पक गए। अगर आपने रूम में उसको इथाइलिन को छोड़ दिया है और कमरे को बंद किया है तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी उसकी राइपनिंग। बनाना लीफ फॉर्म्स ए हेल्दी एंड हाइजीनिक ईटिंग प्लेट। बनाना की जो पत्तियां हैं दक्षिण भारत में खाने की प्लेट के रूप में इस्तेमाल होती है, वो एक स्वस्थ प्लेट के रूप में, एक हाइजीनिक प्लेट के रूप में इस्तेमाल की जाती है। और अगर हम उनका टर्नओवर देखें, लीफ इंडस्ट्री हैज ए टर्नओवर ऑफ 125 मिलियन एनुअली। साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो उनका जो टर्नओवर है 125 मिलियन एक साल का है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। 2 मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नील बजरी। जब हम फ्रूट को काटते हैं तो पानी जैसा रिसाव होता है। प्लांट शोज पुअर प्लांट ग्रोथ, प्लांट में हमें दिखेगा पुअर प्लांट ग्रोथ। इमेच्योर अनफिल्ड फिंगर्स, इमेच्योर जो फल है वो, और फ्रूट पोज अनफिल्ड फिंगर्स, फ्रूट पोज आउट वाटरी फ्लूइड व्हेन कट। अगर हम फल को काटेंगे तो पानी जैसा स्राव हमें निकलता हुआ दिखाई देगा। इसका हेंस द नेम, जिसका नाम है नील मीनिंग वाटर, बजरी मीन्स बनाना। अगर हमें इसे कंट्रोल करना हो इसको हम NaA से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड वन इज कट्टा बाजरी। कट्टा मीन्स कटाई मीन्स सीड, और इमेच्योर डार्क ग्रीन फ्रूट्स कंट्रोल्ड बाय 2,4-D एट द रेट ऑफ 1200 pp। तो ये जो सेकेंड वन है कट्टा बजरी, इसको हम 2,4-D का 1200 ppm के ट्रीटमेंट से उपचारित कर सकते हैं। ये जो आपकी क्रॉप है बनाना, दिस इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।